कहते हैं ना कि लालच वो बुरी बला है कि किसी भी इंसान के मन में एक बार आ जाए तो वो इंसान इतनी आसानी से उस लालच से बाहर ही नहीं आ पाता। और जब तक वो उस इंसान को इस बात को समझ आती है तब तक काफी देर भी हो चुकी होती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण न सिर्फ एक व्यक्ति की मौत ही होती है बल्कि उसके साथ साथ कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। तो वाकई में आज की जो घटना आपको हम बताने वाले हैं ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे मजबूर करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये घटना होता है उत्तराखंड प्रदेश। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला होता है काशीपुर, और इसी काशीपुर का एक थाना लगता है जसपुर। बात हम आपसे कर रहे हैं 26 जुलाई 2018 की शाम की समय की। दरअसल कुछ चारवाहे अपने पशु को लेकर के भोगपुर डैम एक होता है उसके किनारे जब जाते हैं तो देखते हैं नदी के पानी जो होता है उसमें एक व्यक्ति की लाश तैरता हुआ दिखता है। जैसे इस तरह का नजारा देखता है, इस बात की जानकारी पुलिस को प्रशासन को देता है। पुलिस प्रशासन को जैसे सूचना मिलती है, घटनास्थल पे पुलिस प्रशासन पहुंचती है, उस लाश को पानी से बाहर निकलवाती है। वहां पर जो समय मौजूद लोग होते हैं वो काफी सारे लोग देखते हैं और देख करके पहचान कर लेते हैं। कहते हैं साहब इसका नाम पप्पू सिंह होता है, जो भरतपुर गांव का रहने वाला होता है। पप्पू का जैसे पहचान हो जाती है, पुलिस प्रशासन इस बात की जानकारी शशि लता यानी पप्पू की पत्नी शशि लता होती है, उसको पुलिस प्रशासन इस बात की जानकारी देती है। जैसे उसको इस बात की जानकारी होती है वो घटनास्थल पे पहुंचती है अपने बच्चों के लेकर के, और जब देखती है अपनी पति को मृत अवस्था में तो काफी चीख पुकार मचा देती है। पप्पू के डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। पुलिस जब इस बारे में शशि लता से पूछताछ करती है पप्पू की मौत के बारे में, तो शशि लता का कहना होता है साहब मेरे पति किसी काम के लिए शाम के समय घर से बाहर निकले थे, लेकिन पूरी रात वो घर ही वापस नहीं आए। पुलिस शशि लता के कहने पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। इधर इस बात की जानकारी जब पप्पू के बड़े भाई राजपाल को पता चलता है, वह भी थाने के भीतर पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी शशि लता ने ही किया है। अब पुलिस जब इस बारे में राजपाल से पूछताछ करती है तो राजपाल कहता है कि साहब मेरे भाई और उसकी पत्नी की आए दिन हर रोज झगड़े लड़ाई हुआ करते थे। पुलिस इसी सिलसिले में आप शशि लता से पूछताछ करने के लिए फिर अपने एक टीम गठित करता है और उसके साथ घर पे जाता है। फिर पता चलता है शशि लता के घर में उसके दोनों बच्चे तो है, लेकिन शशि लता उस घर में मौजूद नहीं है। अब शशि लता के बारे में जब पुलिस प्रशासन जब वहां के आसपास के लोगों से पता करती है तो एक पड़ोसी का कहना होता है साहब शशि लता जंगल की तरफ जाते हुए दिख रही थी। जैसे पड़ोसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अपने टीम के साथ जंगल की तरफ बढ़ती है आगे, जहां पे उनको शशि लता जाते हुए दिख जाती है। पुलिस तुरंत ही जाकर के शशि लता को अपने कब्जे में लेती है। शशि लता पुलिस वालों के सामने चीख चीख करके काफी रोने लगती है। कहती है साहब मुझे छोड़ दीजिए, आप जब मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी करके भला क्या करूंगी। मैं भी अपने आप को खत्म करने जा रही हूं ताकि मैं भी अपने पति के पास जा सकूं। अब पुलिस किसी तरह से समझा बुझा करके शशि लता को घर लेकर के आती है और फिर पुलिस वापस अपने थाने चली जाती है। पुलिस को भी ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार पप्पू की हत्या किया किसने है। पुलिस फिर से शशि लता को अपने थाने बुलावाती है और उससे थाने में बैठा करके पूछताछ करती है। पुलिस कई तरह के सवाल शशि लता से लगातार करते तो शशि लता को भी पूरा विश्वास हो जाता है शायद पुलिस वाले उसके ऊपर ही शक करते हैं। इसीलिए शशि लता गुस्से में आती है और गुस्से में आकर के पुलिस वाले को ही डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि आप लोग अपराधियों को अगर नहीं पकड़ पाए तो आप लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस शशि लता से फिर से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति कहाँ गया था। शशि लता इस बार भी सेम वही जवाब देती है कि साहब मेरे पति शाम के समय किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर निकले थे, लेकिन देर रात तक वो घर वापस ही नहीं लौटे। उस समय तो पुलिस शशि लता को फिर से छोड़ देती है, लेकिन पुलिस अब शशि लता के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब उस डिटेल्स में देखती है तो पुलिस देखती है उसमें एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर शशि लता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी। अब दरअसल पप्पू जिस दिन अपने घर से बाहर निकला था उस दिन रात को भी शशि लता ने उस नंबर पे कॉल किया था।
बातचीत भी किया था। पुलिस जब उस नंबर के डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वो नंबर किसी भूपेंद्र सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। भूपेंद्र सिंह जो कलियाबाला टंडा के रहने वाला होता है। पुलिस फिर से शशिलता को थाने बुलाती है, उससे भूपेंद्र के बारे में पूछताछ करती है। तो शशिलता कहते हैं कि साहब मेरे पति भूपेंद्र के यहाँ ही ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। लेकिन जैसे भूपेंद्र का नाम शशिलता के सामने पुलिस रखता है तो शशिलता के बड़ा बेटा राजू का कहता है साहब मेरे पापा उस दिन भूपेंद्र अंकल के साथ ही शाम के समय घर से निकले थे। राजू जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, अब पुलिस को लगता है कि शायद भूपेंद्र ही पप्पू की हत्या के बारे में सच बता सकता है। अब इसीलिए पुलिस अब अपने पूरे टीम के साथ भूपेंद्र के घर पे पहुंचती है, उसको अपने कब्जे में लेकर के थाने आ जाती है और फिर जाकर के पुलिस भूपेंद्र से पप्पू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब पहले तो भूपेंद्र इधर उधर की बातें पुलिस वालों से करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपनी दबाव देना शुरू करती है, सख्ती दबाव से पूछताछ करती है, तब भूपेंद्र ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाता है। पप्पू सिंह के पिता का नाम होता है तोताराम, माँ का नाम होता है सुनीता देवी। तोताराम के टोटल 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा जसपाल होता है, दूसरा बेटा जगदीश होता है, सबसे छोटा बेटा ये पप्पू होता है। तोताराम जो बहुत साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सुनीता देवी जो काफी मुश्किल से अपने तीनों बच्चों की लालन पालन करते, अपने 2 बच्चों को शादी भी कर देते हैं। लेकिन जसपाल और जगदीश की जैसे ही शादी होती है, उसके बाद से सुनीता देवी की भी मौत होती है। जब तीनों की जिंदगी इतनी तंगहाली में बीतती है, इसके बावजूद भी पप्पू जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, जसपाल अपने भाई की शादी शशिलता से करवा देता है। शशिलता के पिता का नाम होता है मुरलीलाल, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर के रहने वाला होता है। इधर पप्पू जब शशिलता से शादी कर अपने घर लौट के आता है, मेहनत मजदूरी लगातार करता है और बहुत खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा होता है। लेकिन पप्पू जब शशिलता से शादी करता है, शादी से ठीक पहले शशिलता का अपने ही गांव में कई लड़कों के साथ अवैध संबंध भी चलते हैं, लेकिन शादी के बाद जो है शशिलता सारे लड़कों से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। जब शादी का 3 साल का समय बीतता है, शशिलता एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है राजू। राजू जैसे इस दुनिया के भीतर आता है, पप्पू के ऊपर और भी जिम्मेदारियां कहीं न कहीं बढ़ जाती है। तभी पप्पू के अपने ही इलाके के रहने वाला एक सरदार के यहाँ उसके फार्म हाउस में नौकरी मिल जाती है। पप्पू जब नौकरी करने लगता है, उसी फार्म हाउस में रात को भी ठहरने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी पत्नी से जब दूरियां बनने लगता है, अब इधर शशिलता भी अपने पति के लिए काफी परेशान हो उठती है। शशिलता को चाह करके भी जब उसका पति नजदीक नहीं आ पाता है, मजबूर होकर के शशिलता अपने ही गांव के कुछ लड़कों के ऊपर नजर अलग तरीके से डालने लगते हैं, जिसको लेकर के कई लड़के जो शशिलता के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को पता चल जाता है, लोग शशिलता को काफी तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं। इसीलिए शशिलता जो उस तमाम लड़कों को अपने घर पे आने से रोक लगा देती है, मना कर देती है और जंगल में लकड़ी लेने के बहाने पहुंचती है और उसी जंगल में लड़कों से मुलाकात किया करती है। शशिलता के जब कई लड़कों के साथ अवैध संबंध भी बनने लगते हैं, लड़के भी शशिलता के सारे खर्चे उठाने लगते हैं। इधर पप्पू भी जो पैसा कमाता है, सारा पैसा जो है वो अपने पत्नी के हाथों में ईमानदारी से दे देता है। अब जैसे इधर शशिलता का समय जो है काफी अच्छे तरीके से बीतने लगता है, शशिलता अब हवा में तैरने लगती है। एक दिन एक लड़के से मुलाकात करने के लिए जंगल पहुंचती है, तभी एक अनजान लड़का शशिलता को छेड़ता है। इस छेड़खानी से शशिलता इस प्रकार से गुस्से में आती है कि जब वो घर पे आती है, आकर के सीधे थाने में पहुंच जाती है। एक कांस्टेबल से उस लड़के की शिकायत करती है। जैसे ही थाने पहुंचते हैं, कांस्टेबल जब शशिलता को देखता है तो शशिलता की खूबसूरती को देख उस कांस्टेबल की भी नीयत कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। शशिलता को घर पे भेज देता है और कांस्टेबल जब शशिलता के गांव पे जाता है, जा करके उस लड़के को काफी डराता धमकाता है, डांटता फटकारता है और साथ ही साथ कुछ पैसे भी उससे ले लेता है। कांस्टेबल जब पैसा लेकर के शशिलता के घर पे वापस आता है, उनमें से कुछ पैसा शशिलता को भी दे देता है और साथ में शशिलता का मोबाइल नंबर भी ले लेता है। इधर शशिलता को जब पता चलता है कि कांस्टेबल के डर के कारण उस लड़के ने कुछ पैसे दे दिया है, शशिलता जो है इसी का फायदा उठाने लगती है। अब कई लड़कों के साथ मुलाकात करती है और फिर उनको ब्लैकमेल करने लगती है धीरे धीरे। अब दरअसल शशिलता का अब उस कांस्टेबल से
काफी नजदीकियां बढ़ जाती है। पुलिस वालों से जैसे ही नजदीकियां बढ़ती है, अब शशिलता जो है पुलिस का धौंस दिखा करके लोगों के साथ ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर देती है, जिससे शशिलता जो है अच्छा खासा पैसा ही कमाने नहीं लगती, बल्कि मतलब काफी सारे पैसा कमाते हैं। जब इस बात की जानकारी जसपाल को पता चलता है, जसपाल इस बारे में अपने भाई को बता देता है। इधर पप्पू जब आकर के इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो शशिलता भी अपने पति के ऊपर ही काफी भारी पड़ जाती है। चाह करके भी पप्पू अपने पत्नी को डांट फटकार नहीं पाता, जिसके कारण से शशिलता का और भी हौसला बुलंद हो जाता है। जब उसकी काफी बदनामी होने लगती है, पप्पू इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि फार्म हाउस में अपनी नौकरी को छोड़ता है और घर पे अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगता है, जिसके कारण शशिलता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। चाह करके भी वो किसी से मुलाकात नहीं कर पाती। लेकिन इधर पप्पू जब अपनी नौकरी को छोड़ देता है, घर की माली स्थिति फिर से खराब होने लगता है और तभी एक दिन पप्पू की मुलाकात जो है भूपेंद्र सिंह से हो जाती है। भूपेंद्र सिंह के पास 2 ट्रैक्टर होता है, जो गांव के किसानों का गन्ना खरीदकर अक्सर वो कंपनी में भेजा करता है। दरअसल एक ट्रैक्टर के लिए उसके पास ड्राइवर नहीं होता है। अब भूपेंद्र सिंह जो है पप्पू को ड्राइवरी करने के लिए कहता है। पप्पू भी भूपेंद्र सिंह के ट्रैक्टर चलाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन भूपेंद्र सिंह जब पप्पू से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे पहुंचता है और पहली बार जब उसकी पत्नी को देखता है, तो शशिलता की खूबसूरती को देख भूपेंद्र भी उसका दीवाना हो उठता है। अब शशिलता भी भूपेंद्र की काफी अवगत करने लगती है, क्योंकि शशिलता को पहले से ही पता था कि भूपेंद्र के पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा खासा दौलत है, संपत्ति है। उसके बाद भूपेंद्र शशिलता के घर अक्सर आया जाया करता था। जब भी जाता, शशिलता के लिए कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ सामान लेके जाता, जिसको लेकर के शशिलता भी काफी खुश हो जाया करती थी। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन ऐसा दिन आता है जो शशिलता के घर के अंदर ही शशिलता और भूपेंद्र के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अब जब ये सिलसिला लगातार शुरू होता है एक बार, तो लगातार ये भूपेंद्र अक्सर अपने खेतों में पप्पू को बुला लेता और भूपेंद्र शशिलता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे आ जाता। अब जब जब भी उसके घर पे वो पहुंचता, शशिलता के बच्चों के लिए वो कुछ मिठाई भी लेकर के जाया करता था। समय बहुत अच्छे तरीके से बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन इस बात की जानकारी पप्पू को पता चल जाता है। पप्पू को जैसे इस तरह की बातें पता चलता है कि उसके मालिक का ही उसके पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, अब पप्पू भूपेंद्र सिंह के यहाँ नौकरी करना छोड़ देता है और फिर अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी करना शुरू कर देता है। जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, एक दिन शशिलता भूपेंद्र से ये कहती है कि तुम मेरे पति के लिए कुछ उपाय करो। जैसे इस तरह की इशारा देती है, भूपेंद्र भी इस बात को समझ जाता है। भूपेंद्र पप्पू को लेकर के अपने घर पे आता है और कहता है कि मेरी गलतियों को तुम माफ कर दो और फिर से तुम ट्रैक्टर चलाओ। ट्रैक्टर चलाने के लिए पप्पू जैसे ही राजी होता है, भूपेंद्र सिंह अपने ही गांव का एक किसान का ट्रैक्टर का हल चोरी करके अपने खेत में ला करके रखता है और दूसरा किसान जब अपने ट्रैक्टर का हल ढूंढने के लिए निकलता है, वो हल भूपेंद्र के खेतों में मिल जाता है। इस बारे में जब जाकर के भूपेंद्र से पूछताछ करता है, तो भूपेंद्र कहता है कि मैं भला तुम्हारा हल क्यों चुराऊंगा, क्योंकि ट्रैक्टर पप्पू चलाता है, तुम्हारा हल शायद पप्पू ने ही चोरी किया होगा। किसान जब इस बारे में जाकर के पप्पू से पूछताछ करता है, पप्पू कहता है कि मैंने तुम्हारा हल नहीं चोरी किया। जब चोरी एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकारता नहीं, किसान नजदीकी थाने पहुंचता है और पप्पू के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देता है। इधर इस बात की जानकारी जब शशिलता को पता चलता है, शशिलता का पहले से पुलिस से जान पहचान होता है, अच्छा खासा जान पहचान हो चुका था। अब शशिलता भी अपने पति को छुड़ाने का बजाय वह चोरी का जुर्म जो है अपने पति के ऊपर साबित करती है, जिसके कारण से पप्पू अब जेल पहुंच जाता है। अब पप्पू जैसे ही जेल चला जाता है, अब शशिलता और भूपेंद्र को मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 1 महीने का समय बीतता है, शशिलता अपने पति को बेल भी नहीं करवाती है और आखिरकार पप्पू का बड़ा भाई जो है जसपाल किसी भी तरीके से पैसा थोड़ा इकट्ठा करके पप्पू का बेल करवा देता है। 1 महीने बाद जब पप्पू जेल से छूट करके अपने घर पे आता है, इस प्रकार से गुस्से में आता है कि भूपेंद्र के यहाँ नौकरी ही नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी पत्नी की अच्छे तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन जैसे अपनी पत्नी की अच्छे तरीके से पिटाई कर देता है, इस कारण से शशिलता इतना काफी गुस्सा में आ जाती है कि तुरंत ही भूपेंद्र के नंबर पे कॉल करती है और उससे कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो,
प्यार करते हो तो सच में मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से निपटा दो। जैसे इस तरह की बातें वो कहती है, भूपेंद्र भी शशिलता की प्यार में इस कदर से अंधा तब तक हो चुका था कि पप्पू को इस दुनिया से हटाने का नया प्लान तय कर देता है। लेकिन पप्पू को इस दुनिया से हटाना भूपेंद्र के लिए भी अकेले बस का बात नहीं था। इसीलिए पप्पू को इस दुनिया से हटाने के लिए भूपेंद्र अपने ही गांव का एक और दोस्त मंजीत कुमार को साथ में ले लेता है। और मंजीत जैसे इस तरह की साथ देने के लिए भूपेंद्र का साथ देने के लिए तैयार होता है, उसके बाद मंजीत और भूपेंद्र पप्पू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर लेता है और एक प्लान बना लेता है। दरअसल भूपेंद्र को पता था कि पप्पू उसके बातों में नहीं आने वाला है, इसलिए अपने दोस्त मंजीत से वो कहता है कि पप्पू को तुम बुला करके लेते आओ। जैसे मंजीत पप्पू को बुलाने के लिए तैयार होता है, 26 जुलाई 2018 को शाम के समय मंजीत पप्पू के घर पे पहुंचता है और उससे बातचीत करने के लिए अपने घर से बाहर लेकर के आ जाता है। पप्पू जैसे अपने घर से बाहर निकल के आता है, मंजीत उसको गांव से बाहर लेकर के धीरे धीरे चल जाता है, जहां पर रोड पर भूपेंद्र अपनी बाइक लेकर के दोनों का इंतजार कर रहा था। अपने सामने जब पप्पू भूपेंद्र को देखता है तो देख करके एकदम से गुस्सा उठता है, लेकिन मंजीत कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल भूपेंद्र अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। चलो हम तीनों एक साथ कहीं पे बैठते हैं, बैठ करके बात करते हैं। पप्पू भी मंजीत की बातों में आ जाता है। उसके बाद से दोनों बाइक पे बैठते हैं और भूपेंद्र अपनी बाइक को लेकर के बीच जंगल में पहुंच जाता है और तीनों जंगल में बैठ करके बातचीत करते हैं। मंजीत कहता है कि मेरे सर में काफी गर्मी हो रही है, अपने सर से गमछा उतारता है। इधर जैसे पप्पू की थोड़ी सी नजर भटकती है, उसी गमछे को पप्पू के गले में लगा करके तब तक जोर जोर से खींचते रहता है जब तक पप्पू की सांसें नहीं थम जाती है। लेकिन पप्पू की जैसे ही सांसें थम जाती है, दोनों मिलकर के पप्पू की लाश को उठा करके उस नहर में जाकर के फेंक देते हैं। और जैसे ही रात बीत जाती है, भूपेंद्र शशिलता के नंबर पे कॉल कर देता है और कहता है काम हो गया है। वाकई में जब भूपेंद्र ये पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है, तब पुलिस भूपेंद्र के ही कहने पे शशिलता और उसके दोस्त मंजीत इन दोनों को भी अपने कब्जे में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को कब्जे में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर दीजिएगा। जय हिंद,